Hello everyone, welcome back to MB classes level 1 HRM. Today we will start the second part of HRM PIQ marathon. आपको पता है फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है, अप्रोक्स हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 टॉपिक कवर कर दिए. जो बचे हुए टॉपिक है आज हम उन्हें कवर करेंगे. Already what we cover 20 question of conceptual framework, then HRP forecasting हमने मार्क क्लब डेल्फी जॉब एनालिसिस पढ़ा. उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट के भी सारे क्वेश्चन कर लिए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के कर लिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की कर दिए, जॉब इवेल्युएशन के कर दिए. तो हमने ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चंस के टॉपिक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. और उसके बाद आज फिर हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एंड इंसेंटिव. देन आज हमारा क्या टॉपिक रहेगा. अब हम किसका देखो, आपको एक इजी प्रोसेस है कि आप सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ो, देन उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो एंड एक्सपेक्टेड प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो. ठीक है, जिससे क्या होगा आपका आइडिया हो जाएगा. और मैं एक साथ बल्क में आपको 200 दे दूँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा किस टॉपिक से है. दैट्स व्हाई आई डिवाइडेड इन सब टॉपिक बेस्ड ऑन पीवाईक्यू. Then come to the question number first. If flexible benefit plan that allow employee to compile their own specialized benefit package from menu to option to specified monetary limit as a non है. तो ये क्या होता है, ये बेनिफिट प्लान होता है कि आपको एक पर्टिकुलर प्लान है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उस पैकेज में ऐड कर सकते हो, लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट आपको इतना ही मिलेगा. अगर किसी को टूरिज्म ट्रेवलिंग प्लान ऐड करना है तो वो ट्रेवलिंग प्लान ऐड कर सकता है. तो ये कौन सा प्लान है जो फ्लेक्सिबल है, आप एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग करता है. तो ये कौन सा होता है, हमारा कैफेटेरिया बेनिफिट प्लान होता है. कैफेटेरिया प्लान क्या होता है, जो एम्प्लॉय को अपने अकॉर्डिंग अपने बेनिफिट चूज करने का मौका मिलता है. जैसे हेल्थ इंश्योरेंस ओवर द एक्स्ट्रा वेकेशन डे, उसे वेकेशन नहीं चाहिए, उसे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो वो इस अपनी लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग मैच करके और उसको अपना फ्रिंज कंपनसेशन लेता है मैक्सिमाइज करके. तो योर आंसर शुड बी कैफेटेरिया बेनिफिट. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Which type of group incentive plan distribute the bonus based on change in ratio of total payroll cost to the specific value added sales minus bought in material service by manufacturing. तो आपको कौन सा प्लान है पता है, ये रकर प्लान है आपका. रकर प्लान क्या करता है, आपका वैल्यू एडिड फॉर्मूला कैलकुलेट करता है, जिससे उसमें देखता है प्रोडक्टिविटी गेन कैसा है. जैसे जो हमारा रकर प्लान है वो किसके बेसिस पे, फॉर्मूले के बेसिस पे प्रोडक्टिविटी गेन दिखता है. तो ये यही तो कह रहा है कि कौन सा ग्रुप इंसेंटिव प्लान है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है आपका बोनस किसके बेसिस पे, रेशियो ऑफ टोटल पेरोल कॉस्ट टू स्पेसिफिक वैल्यू एडेड. मतलब आपका सपोज करो आपकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, तो आपने उसके मशीन को कितने अच्छे से यूज किया जिससे आपने कॉस्ट रिडक्शन मेंटेनेंस में नहीं आई, कितनी वैल्यू ऐड करी उस प्रोडक्ट में, ठीक है, कितने अच्छे से उस प्रोडक्ट को बनाया. तो उसमें से जो सेल्स होती है उसमें से हम मटेरियल एंड सर्विसेज माइनस कर देते हैं, देन उसको हम बोनस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो आपको पता है रकर प्लान यही होता है, एक वैल्यू एडेड फॉर्मूला है, कैलकुलेट करता है प्रोडक्टिविटी कितनी गेन करी. बेगन स्केलन जो प्लान था वो किस पर रिलाय, सिंपल रेशियो लेबर कॉस्ट टोटल सेल्स वॉल्यूम, मतलब जितना आपका सेल्स वॉल्यूम है देन उसका लेबर कॉस्ट पर ये बताता है कितनी आपने उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करी. ठीक है, तो योर आंसर शुड बी रकर. Then come to the question number 3. Fringe benefit are fundamentally distinct from core based wage are direct incentive because fringe benefit are typically E. तो paid strictly on hourly individual piece rate system, no, ये fringe benefit नहीं होता. Awarded to retain staff, प्रोवाइड सिक्योरिटी इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय इन माइक्रो परफॉर्मेंस. ठीक है, ये क्या करती है, फ्रिंज बेनिफिट क्या करती है, आपको एक पेंशन हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, लीव ट्रेवल अलाउंसेस देती है मेंबरशिप किसके बेसिस पे, रिवॉर्ड के बेसिस पे. ठीक है, दे आर गिवन टू ऑल एम्प्लॉय जिससे कि वो यहाँ पे कंपनी में रुके रहें और सिक्योरिटी भी लें, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल आउटपुट वेरियंस. ये आउटपुट वेरियंस के बेसिस पे नहीं होती कि आपने कितना प्लान किया तभी आपको फ्रिंज बेनिफिट मिलेगा, नहीं, ये सारे एम्प्लॉय को मिलता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना. Then come to the question number 4. And financial incentive cooperate mechanism that grant employee to write the purchase of a specific number of company share a predetermined discounted price after the said vesting period is called. तो आपको पता है ये कौन है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है. यहाँ पे क्या करता है कि एम्प्लॉय को इस तरीके से हम राइट दे देते हैं कि यस आप अपनी, अगर आपका कंपनी हमारी बुक पे जा रही है, प्रॉफिट ले रही है, तो आप कंपनी के इतनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर ले सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, मतलब कम प्राइसेस पे जो ऑलरेडी मार्केट में सेट है. तो वो हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कहलाता है. तो ये क्या होता है, इंटरेस्ट विद शेयर होल्डर टर्निंग वर्कर इनटू इक्विटी ओनर, तो जिससे उन्हें ऐसा लगे कि ये भी हमारा साथ में ओनर की तरह काम करता है और वो ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन रेट हमारी इंक्रीज है. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. इन द टेक्सोनॉमी of fringe benefit
Under the which category would like to sabbatical leave and paid festival holiday be strictly classified? तो कौन किसके अंदर है कि जो sabbatical leave और paid festival holiday they benefit providing employee security? No. Safety and health service? No. Contingent financial request? No. Payment for time not work? ये उस टाइम के लिए क्लासिफाइड है जब आप काम नहीं करते लेकिन आपको उसकी पेमेंट मिलती है. योर आंसर शुड बी बी. तो पेड हॉलीडे, वेकेशन टाइम, सिक लीव, sabbatical falls squarely under the payment of time not work category of fringe benefit. Then come to the question number 6. The historical incentive plan that distribute the fixed 20-50% of any reduction in soft floor manufacturing overhead cost directly back to the worker. Banner in early American engineer. तो ये कौन था? ये थी हमारी टाउन गेनसिक प्लान. उन्होंने बोला था कि अगर फ्रेमवर्क अर्ली सिस्टम एडुकेट स्प्लिट सॉफ्ट फ्लोर कॉस्ट सेविंग 50% है तो उसको कितना मिलेगा? मैनेजमेंट को और वर्कर को भी 50% मिलेगा. मतलब इन्होंने 50% फिक्स कर दी थी. अगर रिडक्शन इन सॉफ्ट फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग, अगर कम आप काम करते तो ओवरहेड कास्ट डायरेक्टली किसके पास चली जाएगी? वर्कर के पास. तो ये हमारा टाउन गेन से प्लान ने डिस्कवर किया था. Then come to the question number 7. Which compensation concept describe a benefit plan where an employee provides a standard baseline of poor medical life insurance but lets worker buy extra add-on benefit using flexible credit? तो आपको बताइए कौन सा है? ये हमारा होता है कोर प्लस ऑप्शन प्लान. इसके अंदर क्या होता है कि गारंटी देता है नॉन नेगोशिएबल फ्लोर होता है क्रिटिकल बेनिफिट. मतलब कोर तो आपको मिलेंगी, जैसे आपको मेडिकल लाइफ हो गई, मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, लाइफ इंश्योरेंस हो, वो तो मिलेगा. लेकिन यस आप इसमें एडिशनल कस्टमाइज पर्क ऐड कर सकते हो. मतलब कोड है प्लस उसके साथ आपका ऑप्शनल है कि आप ये भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा है ऑप्शन बी, कोर प्लस ऑप्शनल प्लान. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. An organization fund an internal confidential program that provide an employee with a professional counseling, professional challenge like a substance abuse, marital stress, financial exam. This benefit is. तो ये जो बेनिफिट है हमारा ये एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम में. सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन फंड किसके लिए दे रही है? एक इस तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट करा रही है जहाँ पर एम्प्लॉय को काउंसलिंग दे रही है. कैसे? जैसे अगर वो बेचारा उसका जो स्ट्रेस है, उसे कोई मैरिटल स्ट्रेस है, उसे कोई फाइनेंशियल एंजाइटी है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम होते हैं. ये क्या करती है? लाइफ को वेलनेस करने के लिए, मतलब उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाए. तो इस तरीके से एम्प्लॉय की जो पर्सनल प्रॉब्लम है और उनका नेगेटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल प्रॉब्लम का जो इम्पैक्ट आता है ना वो जॉब परफॉर्मेंस पे आता है, सेफ्टी पे आता है और हेल्थ पे आता है. Then come to the question number 9. An individual piece rates incentive plan can break down into team cohesion, lead to resistance against the shifting new manufacturing technology. Individual incentive plan reward personal output velocity, which can work to hard material height process improvement from previous. Yes, individual piece rate system जो प्लान है वो ब्रेक डाउन करता है टीम क्वेश्चन को, क्योंकि आप क्या दे रहे हो? इंडिविजुअल के बेसिस पे इंसेंटिव दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो टीम में काम करने वाले लोग होंगे वो अब नहीं करते ना, रेस्ट करते हैं अगेंस्ट द शिफ्टिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी. क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान रिवॉर्ड करता है पर्सनल आउटपुट वेलोसिटी की. आपने कितना आउटपुट किया, जिससे क्या क्या होता है? ये होड़ रहती है कि हाइट प्रोसेस इंप्रूवमेंट फ्रॉम पीयर्स से. तो आपको पता है दोनों करेक्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल प्लान फोकस किसके ऊपर है? पर्सनल आउटपुट के बेसिस पे, जो कि आपका कहीं ना कहीं कट थ्रोट कंपटीशन होता है, रिड्यूस कॉपरेशन है, लीड एम्प्लॉयर, रिजेक्ट न्यू टेक, फियर ऑफ इनिशियल लर्न कर्व, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम ये टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो वो है हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी और डेली इंसेंटिव ड्रॉप आउट हो जाएगा. तो योर आंसर शुड बी ए. Which specific type of incentive plan set a premium payout based on holistic business ecosystem and planning, gain sharing, profit sharing, continuous process training, zero layer of employment guarantee. मतलब कौन सा ऐसा इंसेंटिव प्लान है जिसमें वो क्या करेगा? आपको होलिस्टिक बिजनेस इकोसिस्टम, मतलब सारी चीजें, गेन शेयरिंग भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इवन आपको सिक्योरिटी मिली जाएगी कि आपको जॉब नहीं छोड़ सकते. तो देखो हम स्कैनर प्लान पढ़ चुके हैं, रकर प्लान पढ़ चुके हैं, टेलर डिफरेंशियल पढ़ चुके हैं. तो योर आंसर शुड बी लिंकॉन इंसेंटिव प्लान. कब कोई ऐसी चीज आ जाए जो ऑड वन सी दिखे तो आप उसको भी टिक कर सकते हो. तो आपको पता है एक ऐसी फिलॉसफी है जो सारे पीस वर्क, ईयर एंड बोनस और परफॉर्मेंस रैंकिंग सब उसमें कंबाइंड होता है और आपकी गारंटी होती है सिक्योरिटी और कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट. Then come to the question number 11. In executive compensation, special non-cash benefit like a company provided luxury vehicle, exclusive club membership, and low interest personal loan
फॉर्मली क्लासिफाइड एज। तो आपको पता है ये कौन से होते हैं, पर्क होते हैं। जब आपको नॉन कैश बेनिफिट मिलते हैं, आपको लग्जरी प्रोवाइड दे दी, कोई व्हीकल दे दिया, ठीक है, क्लब मेंबरशिप दे दी, तो ये सारे हमारे पर्क कहलाते हैं। पर्क क्या होता है, स्ट्रक्चरल होते हैं, नॉन कैश प्रिविलेज होते हैं, अटैच टू द सीनियर एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जितना कोई सीनियर हो उसे उतनी ज्यादा पर्क्स मिलते हैं। प्राइमरी डिजाइन टू ऑफर, पहले ये टैक्स इफिशिएंट पर्सनल वैल्यू के लिए था कि जिससे कि कम से कम हम टैक्स भरें, उसके बेसिस पे था। तो योर आंसर शुड बी अ पर्क। Then come to the question number 11. Question number a profit sharing framework where the predetermined percentage of corporate annual net profit to holder trust fund to be paid out to the employee only upon the retirement and permanent basis disability। उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा प्रॉफिट शेयरिंग है जो पहले से ही इतना परसेंट डिसाइड होता है कि आपको जब आपका रिटायरमेंट होगा या परमानेंट डिसेबिलिटी होगी जब दिया जाएगा। तो आपका आंसर है डिफर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। डिफर प्लान में क्या होता है, प्रॉफिट एलोकेशन इनटू ट्रस्ट। सारा प्रॉफिट कहाँ होता है, ट्रस्ट में होता है। ये लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए है कि यस आपको एडवांटेज, एक तो आपको टैक्स एडवांटेज होगा कंपेयर टू डायरेक्ट कैश पे आउट से, ऊपर से अगर आपको कोई डिसेबिलिटी होती है तो आपको मिल दिया जाएगा। तो ये डिफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग। Then come to the question number 30. The specific time frame of employee must remain continuously active with the company before gaining non-forfeitable ownership right over the employee contribute pension fund or stock grant is that। तो क्या है हमारा वेस्टिंग पीरियड होता है, ठीक है, ये वेस्टिंग पीरियड होता है क्योंकि वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, एक रिटेंशन मैकेनिज्म है। इसमें एम्प्लॉई अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है बिफोर द माइलस्टोन, they forfeit unvested employee stock matching allocation in retirement contribution। तो आपको समझ में आई, एक ऐसा टाइम फ्रेम बनाया कि रिमेन कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहे जब तक विद द कंपनी बिफोर गेन नॉन प्रोफाइटेबल ऑनरशिप राइट ओवर द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट पेंशन फंड स्टॉक ग्रांट। तो ये हमारा कौन सा है, वेस्टिंग पीरियड। Then come to the question number 40. Which fringe benefit philosophy argue that organization must provide a comprehensive welfare facility, housing, cleaning, school, because a worker is a whole human being whose out of factory life directly impact of productivity। मतलब कौन सी ऐसी हैं, तो आपको पता है फंक्शनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें सारे फ्रिंज बेनिफिट देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, बाहर भी वेलफेयर फैसिलिटी भी देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, हमारी प्रोडक्टिविटी पे। तो फंक्शन थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर क्या कहती है, बेनिफिट स्ट्रक्चर एज इन्वेस्टमेंट इज इफिशिएंसी। अगर आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको हाई प्रोडक्टिविटी देंगे। Then come to the question number 15. When an organization offer an incentive where top performance sales executive are publicly recognized as an annual gala and given a greater input in choosing strategy client, what reward type of is highlight? तो ये कौन सा हाईलाइट रिवॉर्ड है, तो आपको पता है ये कौन सा है, इंटरेस्टिंग नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड है। क्योंकि आपको क्या कर रहे हो, जो टॉप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, पब्लिकली रिकॉग्नाइज कर रहे हो, स्टेटस दे रहे हो, पब्लिक रिकॉग्निशन है, जॉब ऑटोनॉमी है, ठीक है, टास्क सिग्निफिकेशन, इनमें कोई पैसा नहीं दे रहे आपको, लेकिन आपको क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये कौन से होंगे हमारे इंट्रिंसिक एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। Then come to the question number 16. An organization introduced an incentive plan where the standard task time is set high, but as soon as worker beat the benchmark, their bonus percentage increase dynamically alongside their आउट पार्ट। ये कौन सा है, ये हमारा इमर्जन इफिशिएंसी बोनस प्लान। ये कहलाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले तो वो ऐसा इंसेंटिव प्लान है कि हमने एक स्टैंडर्ड टास्क टाइम सेट कर दिया हाई के लिए, लेकिन वर्कर क्या होता है जैसे ही उस प्लान को बीट कर लेते हैं तो बोनस परसेंटेज क्या होगी, इंक्रीज होती है डायनामिक अलॉन्ग विद देयर आउटपुट, ठीक है। तो ये इमर्जन इफिशिएंसी ने बोला है ना कि अगर आपको 66% इफिशिएंसी प्रीमियम स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 66.66%, वे सेटअप स्टिपली वर्कर अप्रोच एंड पास 100% इफिशिएंसी। तो ये हमारा इमर्जन इफिशिएंसी प्लान है, मतलब आपको सारे प्लान पढ़ने हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 70. In a group incentive architecture, what is the primary structure risk associated with a large team gain sharing program regarding the individual accountability? तो ये कौन सा है, जब ग्रुप इंसेंटिव की बात होती है ना, कौन सा सबसे ज्यादा रिस्क रहता है जब हम लार्ज टीम में गेन शेयरिंग प्रोग्राम करते हैं इंडिविजुअल के बेसिस पर अकाउंटेबिलिटी। तो आपको पता है फ्री राइडर इफेक्ट, सोशल लोफिंग कहलाती है। देखोगी सोशल लोफिंग क्यों कहलाती है, क्योंकि जब रिवार्ड आपका एक टीम से अटैच्ड है तो इंडिविजुअल एफर्ट क्या करेगा, वो अपना कैन बिकम अ डिटेच फ्रॉम द पे आउट, क्योंकि उसको पता है अगर मैं कितना भी काम करूंगी तो मेरा उससे पे आउट नहीं मिलेगा, मेरा किसके बेसिस पे, टीम के पे आउट के बेसिस पे। तो दे अनकरेज द फ्री राइडिंग, सोशल लोफिंग वेयर लो परफॉर्मिंग टीम मेंबर कॉस्ट ऑन द एफर्ट ऑफ हाई परफॉर्मिंग
पीयर्स। तो कहीं ना कहीं जो लो अफोर्डिंग हमारी टीम है वो कौन है, क्योंकि एक ग्रुप में ना बहुत सारे लोग हैं कि अगर उसमें कुछ हाई परफॉर्मिंग भी पीयर है लेकिन कहीं ना कहीं लो परफॉर्म कर रही है क्योंकि उसकी इंडिविजुअल पे आर्ट से नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, सोशल लोफिंग। Then come to the question number 18. Under India regulatory framework, statutory employee benefit like provident fund, contribution and gratuity allocation mandatory because they are derived by which primary principle? तो ये किसके प्रिंसिपल के, प्राइमरी सोशल सिक्योरिटी एंड पोस्ट रिटायरमेंट प्रोटेक्शन है। तो हमारे इंडिया में क्यों आया, क्योंकि ये बेनिफिट हमें स्टेचुरी बेनिफिट हो गई, ईपीएफ हो गई, ग्रेचुटी हो गई, हमें सोशल सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी है कि लॉ हमें प्रोटेक्ट करे, जो हमारी इनकम ड्रॉ हो जाए या हम बूढ़े हो जाए या हमें डिसेबिलिटी हो जाए तो हमें बेनिफिट मिलने चाहिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. Retirement benefit structure where employer promises a specific predetermined monthly payout upon the retirement calculate using a fixed formula based on tenure and final salary. तो ये क्या है, ये हमारा किसके बेसिस पे होता है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान के बेसिस पे होता है। क्योंकि उन्हें पता है कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है, सारे इन्वेस्टमेंट रिस्क एम्प्लॉयर के लेता है और उसे गारंटी देता है प्रिडिक्टेबल रिटायरमेंट इनकम टू द वर्कर बेस्ड ऑन द करियर ड्यूरेशन द सैलरी मेट। तो ये कैसा है, रिटायरमेंट बेनिफिट है जहाँ पे एम्प्लॉयर प्रॉमिस करता है कि यस आपको इतना पहले से मंथली पे आउट मिलेगा जब आपका रिटायरमेंट कैलकुलेट होगा, मतलब फिक्स फॉर्मूला बता देता है। तो ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्विच डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन मॉडल हाउ डज अंडरलाइन स्ट्रक्चर रिस्क ऑफ रिटायरमेंट फंडिंग शिफ्ट। तो उन्होंने बोला कि अगर सपोज करो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन मॉडल से अगर कोई शिफ्ट होता है तो वो कौन से रिस्क उसे रिटायरमेंट फंडिंग में झेलना पड़ेगा। तो रिस्क शिफ्ट कंप्लीटली फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, नो। इन्वेस्टमेंट रिस्क शिफ्ट एंटायरली टू द एम्प्लॉय एज ए फाइनल पे आउट डिपेंड ऑन द मार्केट फंड परफॉर्मेंस। यस, तो ये आपको पता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या था, लाइक अ मॉडर्न एनपीएस मॉडल। ठीक है, द एम्प्लॉय कमिट ओनली टू फिक्स मंथली मैच। तो एम्प्लॉय क्या करता है, कमिट करता है कि यस आपको इतना फिक्स मंथली मिलेगा। द अल्टीमेट रिटायरमेंट पूल डिपेंड एंटायरली ऑन इन्वेस्टमेंट मार्केट। जो अल्टीमेट जो हमारा रिटायरमेंट पूल किस पर डिपेंड करता है, हमारा इन्वेस्टमेंट मार्केट होगी, परफॉर्मेंस होगी, शिफ्टिंग फाइनेंशियल रिस्क टू एम्प्लॉय। Then come to the question number 20. The final tier of appeal inside the formal structure of model grievance procedure before the external third party tool are used. तो आपको पता है कौन सा है, ग्रीव रिड्रांसल कमेटी है। ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते हैं जब ये मैनेज करता है। तो सो फुल सुपरवाइज नो, हर इंडस्ट्री में जहाँ 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वहां पे एक ग्रीव रिड्रांस कमेटी होती है जहाँ पे इक्वल एम्प्लॉयर और इक्वल एम्प्लॉय होते हैं। तो ग्रीवेंस रिड्रेस कमेटी क्या है, फाइनल इंटरनल अपीलेट बॉडी है। अगर इससे नहीं होगा तब वो बाहर जाएगा, लेकिन ये इक्वल इसमें क्या होता है, हम इंटरनल सेटल डिस्प्यूट करते हैं। Then come to the next topic, emerging HR concept and digital transformation. कौन कौन से एचआर कंसेप्ट हमारे जो इमर्ज हो रहे हैं, क्योंकि ये भी अब पूछता है ना एग्जाम में, आपको सिर्फ सिलेबस बेस तो पूछेगा नहीं। तो पहला है द मैनेजमेंट प्रैक्टिस वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वर्कफ्लो टास्क असाइनमेंट एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवोल्यूशन आज ड्राइव ऑटोमेटिकली बाई मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स विदाउट द ह्यूमन सुपरवाइज इंटरवेंशन। उन्होंने बोला ऐसी कौन सी चीज है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन वर्कफ्लो हो रहा है, टास्क भी असाइन हो रहे हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इवोल्यूशन भी हो रही है, लेकिन कोई भी ह्यूमन सुपरविजन नहीं है। तो आपको पता है ये कौन सी एल्गोरिथम मैनेजमेंट है, क्योंकि एल्गोरिथम मैनेजमेंट ही ऐसी होती है, ट्रैक करती है सिस्टम थ्रू द ऐप, थ्रू द एआई। जैसे हमारे ऊबर हो गए, गिग वर्कर हो गए, ये सारा इनको इनके बेसिस पे परफॉर्मेंस मिलेगा, इनके बेसिस पे फायर एंड हायर। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. An organization integrates game design elements such as a digital badge, performance leaderboard, and labeling system into virtual onboarding application, boost new hire engagement. This concept is gamification. मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, गेमिफिकेशन क्या होता है, गेम मैकेनिक्स होती है, पॉइंट हो गए, बेज हो गए, लीडर बोर्ड्स हो गए, टू नॉन गेम एचआर प्रोसेस लाइक हमारे रिक्रूटमेंट हो गए, ठीक है, ऑनबोर्डिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, जिससे क्या होता है उन्हें मोटिवेशन मिलता है और ऑब्जर्वेशन रेट होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट क्या करती है, सारे गेम डिजाइन एलिमेंट करती है, डिजिटल पेज बना दिया कि यस परफॉर्मेंस, आपने देखा हुआ आपका लेवलिंग सिस्टम रहता है, परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, ठीक है, टीम लीडर बेस्ट इन मंथ, इस तरीके से वो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग करती है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी गेमिफिकेशन कहलाती है, जिससे उन लोगों को क्या हुआ, मोटिवेशन मिले। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. When a HR analytics team apply perspective data analysis model and to workforce metric, what specific question are they try to
रिजॉल्व। तो उन्होंने बोला कि जब HR एनालिटिक्स होती है तो वो अप्लाई करती है डेटा एनालिसिस मॉडल करती है वर्कफोर्स मॉडल पे। तो कौन सा क्वेश्चन को वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट हिस्टोरिकल टर्नओवर इवेंट इन ऑकर लास्ट ईयर, नो। Why did a specific talent segment leave the firm? Which employee a highly skilled to exit new quarter? No. What explicit action plans should be executed to prevent imminent talent exit? मतलब कौन से हमें ऐसे प्लान लेने चाहिए जो हमें प्रिवेंट करते हैं हमारे जो टैलेंट है वो एग्जिट करने से। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल क्या शो करता है आपका, वो शो करता है व्हाट हैपन, ठीक है, व्हाट हैपन, ठीक है। प्रिडिक्टिव मॉडल फोरकास्ट करता है व्हाट विल हैपन। Then prescriptive analysis goes the higher tier, providing data-driven recommendation, exact action plan to optimize optimization। तो याद रखिएगा कि what, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये हमारा जो वर्कफोर्स है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। कौन, HR एनालिटिक्स, कि क्या प्लान हमें रखना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए और एग्जैक्ट एक्शन क्या लेना चाहिए हमारे ऑप्टिमाइज आउटकम प्लानिंग। Then come to the question number 4. In modern human resource information architecture, a comprehensive cloud platform that integrates core HR payroll with a talent acquisition performance system and advanced people analytical dashboard is called। तो ये क्या हमारा बोर्ड कहलाता है, ये कहलाता है एंटरप्राइज ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या आपको पता है अब HRIS आ गया आर्किटेक्चर, तो इसमें सारा होता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म होगा, इंटीग्रेट HR पेरोल होगा, ठीक है, टैलेंट एक्विजिशन होगा, परफॉर्मेंस भी होगा। तो कौन सा डैशबोर्ड हम यूज करते हैं, तो आपको पता है हम क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं, जिसके अंदर हमारे यूनिफाइड इकोसिस्टम था, सब एक जगह होता है। ये डाटा कंटिन्यूटी, रियल टाइम रिपोर्टिंग कैपेसिटी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एंटायर लाइफ साइकिल देता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. An HR department applied design thinking principle to re-engineer its internal employee offboard process. What are the very first step to team must achieve under the framework? तो उन्होंने बोला कि जैसे हमारे HR डिपार्टमेंट अब क्या डिजाइन थिंकिंग है कि आप ये दोबारा से किस तरीके से उसको नई तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है, उसको फिर दोबारा से डिजाइन करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है अंडर द फ्रेमवर्क में, तो प्रोटोटाइप पर न्यू डिजिटल एग्जिस्ट पोर्टल, नो। इम्फेथाइज द विद द डिपार्टिंग वर्कर टू मैप देयर रॉ इमोशनल जर्नी। सबसे पहले हम इम्फेथाइज करेंगे, किसी इंसान के साथ काम कर रहे हैं तो सबसे फ्रेमवर्क है ना, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो उसे इम्फेथाइज करेंगे, उसकी इमोशनल जर्नी को देखेंगे एक्चुअल में, देन हम स्टार्ट करेंगे। पता है डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, इंप्लॉय सेंट्रिक इनोवेशन फ्रेमवर्क होता है। ये हमेशा इम्पैथाइज से अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड पेन पॉइंट्स सबसे ज्यादा, क्योंकि डिजाइन थिंकिंग क्या होता है, इनोवेशन फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके एक्सपीरियंस को, उसके पेन पॉइंट्स को, देन उसको डिफाइन करेंगे, आइडिएट करेंगे, प्रोटोटाइप करेंगे, देन टेस्ट करेंगे। तो योर फर्स्ट स्टेप इज बी। देन हमने क्या किया, बी के बाद हमने डिफाइन किया, ठीक है, डिफाइन के बाद हमने आइडिएट किया, आइडिएट के बाद हमने प्रोटोटाइप किया, प्रोटोटाइप के बाद हमने टेस्टिंग किया। तो ये फेज है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. Which modern workforce trained describe an employee who choose to execute only the bare minimum contractual requirement of their job description, deliberately withhold the discretionary efforts? तो आपको पता है क्वाइट क्विटिंग होती है। क्वाइट क्विटिंग क्या होती है, एम्प्लॉय सेटिंग क्लियर बाउंड्री, ठीक है, वो क्या कर देता है, एक क्लियर बाउंड्री सेट कर लेता है, रिफ्यूज टेक ऑन एक्स्ट्रा अनपेड टास्क। वो क्या करता है, सिर्फ मुझे इतना ही काम करना है, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे उसमें नहीं है, ठीक है। ओवर टाइम पुलिंग बैक टू देयर बेसलाइन जॉब स्पेशल ड्यू टू द डिसएंगेजमेंट और बर्नआउट। ये तो वो बहुत ज्यादा बर्नआउट हो चुका होता है या फिर डिसएंगेजमेंट, उसका इतना अटैचमेंट नहीं, जितना उसे काम दिया गया है उतना ही वो काम करता है। तो जो सिर्फ बेयर मिनिमम जितना उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उतना ही काम करता है, देन उसे बोलते हैं क्वाइट क्विटिंग, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7. An organization implement a reverse mentoring program as a part of digital talent strategy. How the mentor relationship strictly confirm the setup? तो रिवर्स मेंटर क्या होता है, जूनियर टेक सेवी एम्प्लॉय मेंटर सीनियर एग्जीक्यूटिव डिजिटल ट्रेनर टूल। तो यहाँ पे देखो रिवर्स से याद करना, मेंटरिंग मेंटरिंग क्या होता है, सीनियर से जूनियर, ठीक है। रिवर्स क्या हो गया कि यहाँ पे क्या करते हैं हम, यंगर जो ने टेक्नोलॉजी बहुत फ्रेंडली है, जो टेक्नोलॉजी अच्छे से आता है, वो सीनियर एजुकेटिव के साथ हम पेयर कर देते हैं। देन उसमें क्या होता है कि जो जूनियर होता है उन्हें एक जनरेशन गैप आ रहा है ना, जो नए बच्चे टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं वो उन्हें सिखाते हैं, मतलब एक्सट्रेट डिजिटल एडोप्टेशन फोस्टर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन। तो ये कहलाती है हमारी रिवर्स मेंटरिंग इंजीनियर। Then come to the question number 8. Under the boundary theory of remote work design, when an employee set up an explicit physical schedule to strictly separate their home life from their remote office, they are acting just like।
तो आपको पता है ये एक सिगमेंटर है, जो एक बाउंड्री थ्योरी कर ली उन्होंने एम्प्लॉय को, कि उन्होंने बोला सिगमेंटर लुक होता है मेंटेन क्लियर बाउंड्री बिटवीन डोमेन, मतलब वर्क एंड फैमिली टू मिनिमाइज द रोल, मतलब प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेटेड बाय कंट्रास्ट, प्रेफर ब्लेंडिंग देयर पर्सनल लाइफ वर्क टैक्स सीमलेसली थ्रू आउट द डे, मतलब जब ऑफिस में तो आप ऑफिस का काम करो, जब घर पर तो आप घर का काम करो, तो ये सिगमेंटर कहलाता है। Then come to the question number 9. An organization use data model to adult audit whether the resume screening AI software is disproportionately rejecting female candidate based on historical pattern biases. The metrics target किस चीज को टारगेट करती है? देखो उन्होंने बोला कि अब ऑर्गेनाइजेशन ने यूज किया, एक डेटा मॉडल किया, ऑडिट किया, रिज्यूमे स्क्रीनिंग किया एआई सॉफ्टवेयर के थ्रू, उन्होंने देखा ये डिसअप्रोप्रिएटेड रिजेक्ट फीमेल कर दिया, किसके बेसिस पे? हिस्टोरिकल पैटर्न बाइसेस के बेसिस पे। तो ये क्या प्रेडिक्ट वेलोसिटी एआई बेस एंड एडवर्स इंपैक्ट इन रिक्रूटमेंट फंक्शन जॉब इवोल्यूशन डिस्पैरिटी एल्गोरिथम। योर आंसर शुड बी एआई बाइस एंड एडवर्स। क्यों? क्योंकि एआई रिक्रूटमेंट जो टूल होता है ट्रेन ऑन बाइस हिस्टोरिकल डाटा, वो पीछे के डाटा के बेसिस पर करता है, पर पेज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो आ ही जाती है, पीछे भी करता है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑडिट एल्गोरिथम टू प्रिवेंट एल्गोरिथम, ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, ऑडिट करनी चाहिए अपनी एल्गोरिथम को उस एल्गोरिथम बाइसेस से बचाने के लिए, एंड मेंटेन द फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि वो तो उसी के बेसिस पर करेगा ना जो पीछे चला रहा है, तो हमें क्या करना है, उसे अपडेट करना है और उसको हायरिंग प्रैक्टिसेस को फेयर रखनी है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. The shift toward the agile HR required organization to dismantle rigid annual performance appraisal cycle in favor of continuous check-in, ठीक है। Agile project management framework demand immediate feedback loop, interactive goal adjustment to match the volatile market shift. Yes, जो हमारे HR align क्या होता है, टेलीमेंट में फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट वर्क फ्लो होता है ना, जो तो इससे कहता है एनुअल मैट्रिक फेलियर, यहाँ पे एनुअल मैट्रिक्स हमारी फेल हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस फीडबैक एंड रोलिंग गोल्स, ठीक है, ये सारी चीजें को हम सपोर्ट करते हैं 100 डेवलपमेंट स्प्रिंट्स के। तो योर आंसर शुड बी ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड आपको एनुअल और इनका अप्रेजल साइकिल फेवर ऑफ कंटिन्यूस, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूस चेकअप करना है, ना कि लॉन्ग टर्म कोई भी वो नहीं करना, एनुअल मैट्रिक्स नहीं करनी यहाँ पे। Then come to the question number 11. The concept of employee experience design shift the focus of HR from traditional transaction satisfaction tracking to holistic focused on. तो आपको पता है कि जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है वो क्या करता है, डिजाइन इस तरीके से हम डिजाइन करता है एचआर की ट्रेडिशनल जो ट्रांजेक्शन सेटिस्फेक्शन, जो उसको एक जो उसने बाद में किया है, तो मैपिंग करेगा हर साइकोलॉजिकल टच पॉइंट को एम्प्लॉय एनकाउंटर अक्रॉस द जर्नी, जिससे उसे क्या हो, थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो, कि उसकी होलिस्टिक फोकस रहे। तो डिजाइन क्या है, जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट बनाते हैं वो कस्टमर एक्सपीरियंस अप्लाई करता है, कस्टमर थिंकिंग टू बी वर्कफोर्स ट्रैकिंग ऑप्टिमाइज एवरी माइलस्टोन रिक्रूटमेंट ऑनबोर्ड ग्रोथ टू ड्राइव ऑर्गेनिक इंगेजमेंट। तो आपको पता चल गया एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अप्लाई कहाँ है, कस्टमर एक्सपीरियंस किस तरीके से हमें करना है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. An organization set up the digital internal talent marketplace powered by algorithm that match current employee with the open global cross-functional project based on skill. This platform leverage is. तो आपको पता है कि ये कौन सी होती है, लिक्विड वर्कफोर्स होती है, स्किल मैचिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं। इंटरनेट टैलेंट मार्केटप्लेस क्या होती है, टैलेंट फ्रॉम द स्टैटिक desk role enabling liquid workforce where skill flow flexibility to where project demand the highest across the enterprise. तो आपको पता है जहाँ पे इस तरीके का इंटरनेट डिजिटल होता है, जहाँ इंटरनेट टैलेंट मार्केटप्लेस होती है, मतलब अंदर से ही वो इस एल्गोरिथम के थ्रू उनके अगर करंट एम्प्लॉय अगर मैच कर जाता है तो वो किसी भी क्रॉस दूसरे अपने प्रोजेक्ट में जा सकता है अपनी स्किल के बेसिस पे। तो ये हमारे लिक्विड वर्कफोर्स है, स्किल मैचिंग, आपका स्किल मैच कर रहा है तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो। Then come to the question number 13. Which specialized training involve evaluating whether a candidate share organization core behavioral code and ethical standard without the triggering structure demographic cloning biasness. तो आपको पता है कौन सा स्पेशलाइज्ड ट्रेंड है, ठीक है, कोर बिहेवियर कोड और इथिकल स्टैंडर्ड विदाउट कोई बायसनेसेस नहीं है, तो वो है कल्चर एड वर्सेस कल्चर फिट, है ना। कल्चर एचआर मॉडल फोकस ऑन कल्चर एड ब्रिंगिंग अ ड्राइवर पर्सपेक्टिव इन रिच द फर्म, कहीं ना कहीं वो कल्चर को ऐड करने की कोशिश करते हैं रेदर देन द स्ट्रिक्ट कल्चर फिट, ठीक है, वो ऐसा नहीं जो हमारे में चला आ रहा है वही आपको करना है, आप कहीं ना कहीं एड ऑन करते हो टाइमिंग के हिसाब से। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. व्हेन इवैल्यूएटिंग वर्क
place diverse equity inclusion matrix. What does the 4/5 rule 80% rule mathematically determine? तो आपको पता है कि इवोल्यूशन जो इवोल्यूट करते हैं वर्क प्लेस का जो हमारे हैं कौन कौन से हैं, डाइवर्सिटी है, इक्विटी है, इंक्लूजन है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा 4/5 रूल है, चौथा कौन सा, चौथा पांचवा रूल कौन सा है मैथमेटिकल डिटरमाइन करने के लिए? तो देखो, द रेशियो ऑफ एग्जीक्यूटिव बेस पे फॉर एंट्री लेवल बेस पे टायर नो एविडेंस of adverse impact if group selection rate is under 80% of highest scoring group rate। तो ये क्या है कि इनका ये एविडेंस देता है हमारा कि अगर ग्रुप सिलेक्शन रेट जो हमारी 80% है हाईएस्ट स्कोरिंग ग्रुप रेट की, तो एडवर्स इंपैक्ट होगा। तो आपको पता है 4/5 रूल क्या कहता है स्टैंडर्ड मैट्रिक का, स्पॉट पोटेंशियल डिस्क्रिमिनेशन एडवर्स इंपैक्ट इंडिकेट इफ सिलेक्शन रेट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप इज लेस देन 80%। अगर आपको पता है कि माइनॉरिटी ग्रुप का ही 80% है सिलेक्शन रेट ऑफ मेजोरिटी ग्रुप, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक तरह का एडवर्स इंपैक्ट है ना, क्योंकि 80% ही ले रहे हो आप उससे। Then come to the question number 15. To train, maintain staff on handling catastrophic gas line leak safety and industry enterprise use immersive virtual reality simulation. The digital training model represent. तो क्या करेगा, immersive simulation training फॉलो करेगा, क्योंकि आपको पता है आप क्या करो, जो वर्चुअल रियलिटी ड्राइवर है इमर्सिव सिमुलेशन अलाउ क्या करता है एम्प्लॉय को प्रैक्टिस हाई रिस्क कॉम्प्लेक्स फील्ड मैन्यूवर इन सेफ इन्वायरमेंट लोअरिंग द एक्सीडेंट रिस्क एंड एक्सेलरेटिंग स्पाइटल लर्निंग। तो ट्रेडिशनल तो होगा नहीं, क्योंकि देखो वर्चुअल रियलिटी की बात हो गई, ठीक है, वो देख रहा है, सिंक्रोनियस क्लासरूम नहीं है, नॉन डायरेक्टिव नहीं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. अंडर द स्ट्रिक्ट रीजनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाइक अ GDPR, what core construction must be HR department maintain when processing employee digital monitoring and payroll profile? तो आपको पता कौन सा है कि अगर कोई हमें ऐसा बोले कि हमें एक रीजनल डेटा मतलब उसके बेसिस पर करना है, तो GDPR रिक्वायर का ऐसा सिस्टम एक्सक्लूडली डेटा प्राइवेसी इंश्योरिंग डाटा मिनिमाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, ओनली हम वही कलेक्ट करते हैं जो इसेंशियल है। पर्पज क्या है, लिमिटेशन है, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉय डेटा एक्सेस राइट्स। तो आपको पता है कि हमें जब कोर कंस्ट्रेंट क्या है एचआर डिपार्टमेंट का, जब कोई वो डिजिटल मॉनिटरिंग या पेरोल प्रोफाइल करते तो हमारा क्या है, हमारा डेटा मिनिमाइजेशन और जो पर्पज लिमिटेशन, तो सिक्योर सिर्फ एम्प्लॉय की राइट है एक्सेस करने का, तो उतना ही लिमिटेशन करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, उसकी प्राइवेसी ज्यादा ओपन नहीं हो जाए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. Which metric drive goal setting framework replace traditional annual corporate objective with quarterly transparent cascading target centered to stretch goals and measurable milestone? तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट होते हैं। ये कैसा ही नया ट्रेंड आया है, आपको पता है, इसने सारे ट्रेडिशनल एनुअल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को रिमूव कर लिया और इसके साथ अब क्या है, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट आएगा जो आपको क्वार्टरली ट्रांसपेरेंटली आपके टारगेट को स्ट्रेच करता है और आपके माइलस्टोन को मेजर करता है। तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट है, जो कि इंटेल एंड गूगल ने इसे पॉपुलराइज किया है। ये ट्रांसपेरेंट है, ये अलाइन करता है एजिलिटी इन फास्ट चेंजिंग टेक सेक्टर मूविंग पास्ट रिजिड एनुअल गोल फ्रेमवर्क, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. The workplace phenomena where an employee register as active online but execute completely unproductive task non-work activity while work remotely is known as the। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहेगी साइबर लोफिंग वर्चुअल प्रेजेंटेशन। कि कोई ऐसा वर्क प्लेस है कि एम्प्लॉय रजिस्टर तो है एक्टिव ऑनलाइन में, पर वो कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव टास्क है, मतलब नॉन वर्क एक्टिविटी है जब वो रिमोटली काम कर रहा है। तो ये क्या कहती है, साइबर लोफिंग इन्वॉल्व यूजिंग वर्क इंटरनेट, मतलब आप यूजिंग तो कर रहे हो वर्क इंटरनेट रिमोट कनेक्शन फॉर पर्सनल रीजन ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। जब आप बिजनेस आवर के उसमें, जब आप बिजनेस आवर्स में आप क्या कर रहे हो, आप पर्सनल रीजन से कोई काम कर रहे हो, इल्यूजन एक्टिविटी कैन मार्क्स अंडरलाइन एंगेजमेंट ड्रॉप। तो इससे क्या होगा, जब आप अनप्रोडक्टिव टास्क कर रहे हो एंड वाइल वर्किंग रिमोटली, ठीक है, तो ये साइबर लोफिंग कहलाएगी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. एन ऑर्गेनाइजेशन रन इंटरनल गिग प्लेटफॉर्म वेयर डिपार्टमेंट पोस्ट short-term micro tasks that any employee can pick up outside their core responsibility to build a skill that strategy। तो ये स्ट्रेटजी क्या कहलाती है, फ्लूइड इंटरनल अप स्किलिंग एजिलिटी कहलाती है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है गिग प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, तो वहां पे डिपार्टमेंट क्या करते हैं, पोस्ट शॉर्ट टर्म माइक्रो टास्क देते हैं जिसे वो पिकअप करे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करे। तो आपको पता है कि एम्प्लॉय लो रिस्क वे टू लर्न न्यू स्किल नेटवर्क अक्रॉस द डिवीजन बिल्ड ब्रॉड कैपेबिलिटी विदाउट चेंजिंग देयर कोर जॉब टाइटल। तो उसी के अंदर काम। Then come to the question number 20. When evaluating workforce upskilling project, what does the term digital dexterity specifically measure within the organization culture framework?
तो डिजिटल डेक्स्ट्रिटी क्या होती है? कॉग्निटिव एबिलिटी एंड विलिंगनेस होती है वर्कफोर्स की, जो रेपिडली अडॉप्ट करती है जो चेंजेस होते हैं और लेवरेज इमर्जिंग डिजिटल टूल फॉर बिजनेस आउटकम। तो योर आंसर शुड बी अ बी. Digital dexterity is just about a technical skill. It's the mindset, capability of employee quickly embrace and apply new technology to improve workplace and efficiency and outcome. Then come to the topic हमारा है अब हमारा करियर मैनेजमेंट एंड फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस करेंगे. अकॉर्डिंग टू डॉगलस हॉल, मॉडर्न करियर कंसेप्ट इन हाईली सेल्फ डायरेक्टेड बाय इंडिविजुअल ड्राइव बाय पर्सनल वैल्यू रेदर देन द ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड. तो ये कौन सा है? ये कहलाती है हमारी प्रोटीन करियर. मैंने आपको बताया था प्रोटीन करियर क्या होता है. वो हाईली सेल्फ डायरेक्टेड होता है, वो अपने आप ही अपने सारे गोल को डिसाइड करता है, इंडिविजुअल अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो चलता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या रिवार्ड दे रही है उससे कोई मतलब नहीं. तो प्रोटीन जो करियर है वो हमारा किसने दिया था? डॉगलस हॉल ने दिया था. उन्होंने बोला कि सेल्फ डायरेक्टेड है पहला, और दूसरा हमारा इंडिविजुअल मैनेज है, और देन वैल्यू ड्राइवर है. अपने इंटरनल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए वो काम करता है, ना कि पे के लिए. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. अरेंज द 5 स्टैंडर्ड स्टेज एंड इंडिविजुअल ट्रेडिशनल करियर साइकिल टू करेक्ट. अब करियर साइकिल कैसे स्टार्ट होती है? तो सबसे याद रखिएगा, सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, तो अब देखो इसमें एक्सप्लोर 3 में है, तो ये तो हमारा कट गया. देन एक्सप्लोर के बाद आता है हमारा एस्टेब्लिशमेंट, तो मिड केयर है, इसमें आएगा नहीं. अब ये दोनों बचे एक्सप्लोर. देन एस्टेब्लिशमेंट के बाद आता है हमारा मिड केयर. यस, इसमें है नहीं, तो ये भी कट गया. तो अब हमारा मिड केयर, देन हमारा लेट केयर, देन डिक्लाइन. ये हमारी स्टेज होती है. सबसे पहले आप एक्सप्लोर करते हो, देन आप कहीं जाके इस जॉब में स्टेब्लिश होते हो, देन आप उस चीज को मेंटेन करना चाहते हो, देन धीरे धीरे लेट करियर में आप रिटायरमेंट की तैयारी करो, देन डिक्लाइन हो जाते हो. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है? स्टैंडर्ड लाइफ स्टेज. जैसे मैंने आपको पता है एक्सप्लोरेशन स्कूल टू अर्ली 20 होती है, स्टेब्लिशमेंट 20 to 40 30, मतलब यहाँ पे आप स्टेब्लिश हो चुके हो, सेट हो चुके हो. मिड करियर आपका 40 to 50, लेट करियर आप 50 रिटायरमेंट, एंड डिक्लाइन पोस्ट रिटायरमेंट. वो हो गया. ठीक है, then come to the question number 3. An employee love their specific job task but find that vertical promotion inside the corporate hierarchy is completely blocked because the company has adopted the flat organization design. तो ये क्या है? ये होता है हमारे स्ट्रक्चर करियर प्लेटो. देखो कंटेंट होता है जिसमें आपने सीखने को कुछ बचा नहीं. लाइफ स्टेज करियर हो गया आपका कि आपकी जो फैमिली रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उनकी वजह से आपका करियर रुका हुआ है. लेकिन प्लेटो क्या होता है कि एक ऐसी जगह जब आप स्ट्रक हो जाते हो, आपकी ग्रोथ नहीं है. ठीक है, तो अगर कहीं ऐसा है कि आपने क्या किया, ब्लॉक्ड हो गया प्रमोशन का, अब आगे कोई पोजीशन ही नहीं है, उन्होंने फ्लैट स्ट्रक्चर कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर करियर प्लेटो कहलाएगा. स्ट्रक्चर करियर प्लेटो ऑकर व्हेन इंडिविजुअल हिट्स द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कैन नॉट मूव वर्टिकल ड्यू टू द स्ट्रक्चर डिजाइन. कंटेंट प्लेटो व्हेन द जॉब टास्क लूज देयर लर्निंग. Then come to the question number 4. An adjacent career anchor framework. How many distinct self-perceived core talent motive value are identified as the anchoring individual career choice? तो आपको पता है कि कौन से ऐसे, पहले तो अब कितने करियर एंकर्स होते हैं? तो हमारे पास कितने होते हैं? 8 एंकर्स होते हैं, याद रखना. ठीक है, 8 एंकर्स होते हैं, जिसमें नाम है, पहला टेक्निकल है हमारा. ठीक है, फिर जनरल मैनेजरियल है, फिर ऑटोनोमी हमारे 3 हो गए, देन सिक्योरिटी, ये 4 पहले थे, देन एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी 5, सर्विस 6 हमारे, है ना, देन प्योर चैलेंज 7, एंड लाइफ स्टाइल 8. ये हमारे 8 होते हैं करियर. देन क्वेश्चन नंबर 5. An employee refused to high-paying promotion into general management because they want to remain the expert software developer, perform deep technical work. According to Sen, what is the career anchor? तो आपको पता कौन सा है? ये एम्प्लॉई क्या कर रहा है? वो हाई पेइंग प्रमोशन पे काम नहीं करना, वो सिर्फ एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना रहना चाहता है. तो इस तरह का कौन सा करियर में चुनेगा? वो टेक्निकल एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंसी होगी उसकी करियर एंकर. देन ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल पे टेक्निकल फंक्शन ये होगा, जो मोटिवेशन होगा एक स्पेसिफिक क्राफ्ट, एक टेक्निकल के थ्रू, वो मैनेजमेंट ट्रैक में नहीं फंसना. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. द करियर concept developed by Arthur Rousseau that describe the professional who move fluidly across the multiple employer, rely on external professional network detached from traditional single. Yes, ये हमारी कहलाती है बाउंड्री लेस करियर. जब आप क्या करते हो, बाउंड्री लेस करियर क्या होता है? इन्वॉल्व फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मोबिलिटी अक्रॉस द ऑर्गेनाइज मोबिलिटी. मतलब वो क्या, कहीं ना कहीं जो एक शिफ्ट पर काम करते हैं, वो क्या है, अपना एंटायर जो करियर है वो वर्टिकली विद इन वन कंपनी में नहीं, जो पहले के लोग थे एक ही कंपनी में पूरी लाइफ बिता देते, लेकिन जो बाउंड्री लेस करियर है कि आप काम करो, अब आप दूसरों के साथ भी नेटवर्क बना रहे हो. ठीक है, तो ये होती है बाउंड्री लेस करियर. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. During which is traditional career stage, individually primarily focus on finding their fit
learning organization norms, securing their first job assignment and work to achieve early प्रोफेशनल सक्सेस। तो ये हमारी स्टेब्लिशमेंट होती है। जब आप कहीं जॉब में जाते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ पर फिट होने की कोशिश करते हो, नॉर्म सीखते हो, सिक्योर करते हो और अर्ली प्रोफेशनल, तो स्टेब्लिशमेंट स्टेज होती है ना, स्टेबलाइजिंग वन सेल्फ chosen a field. Then come to the question number 8. A senior professional is driven by the intense desire to solve seemingly impossible business problem, win against the cutthroat market competitor, overcome the extreme operational hurdle. What is the agile career anchor? आपको पता कौन होंगे, ये प्योर चैलेंज वाले होंगे कि उन्होंने ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अब क्या होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे कि प्योर चैलेंज क्या होते हैं कि उन्हीं चीजों को करियर सक्सेस है, एंटायरली ओवरकमिंग मेजर ऑब्स्टिकल, जो मेजर ऑब्स्टिकल हैं, कॉम्प्लेक्सिटी डील को सॉल्व करना, विनिंग आउट ए हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, तो ये एंकर होगा प्योर चैलेंज। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. व्हेन एम्प्लॉय फुली अंडरस्टैंड देयर कोर रिस्पांसिबिलिटी बट फाइंड देयर डेली टास्क हैव बिकम अ हाईली रिपीटेटिव, प्रेडिक्टेबल, ऑफर जीरो न्यू इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, स्किल लर्निंग दे आर फेसिंग। तो आपको पता है ये कौन सा फेस कर रहा है, ये है कंटेंट करियर प्लेटू, क्योंकि कंटेंट करियर प्लेटू में क्या होता है कि इंडिविजुअल मास्टर होता है अपनी जॉब रिक्वायरमेंट में और एक पॉइंट के बाद उसे कोई लर्निंग प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं मिलती है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. Career plateau should not be viewed by HR manager as a definite sign of employee failure or professional worthlessness. Reason employee on a plateau, often called solid citizen, can provide a high organization stability, can be successfully re-engineering via lateral enrichment. Yes, both correct हैं, क्योंकि करियर जो प्लेटू होता है सिंपली क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट है, स्टॉप वर्टिकल मूवमेंट होता है, लेकिन मैनी प्लेटू एम्प्लॉय परफॉर्म रिलायबली कैन बी री एंगेज थ्रू द हॉरिजेंटल जॉब रोटेशन, वो हॉरिजेंटल जॉब रोटेशन के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, देन मेंशनिंग गोल के थ्रू, तो रीजन क्या है, एक्यूरेटली एक्सप्लेन व्हाई प्लेटू शुडंट बी ट्रीटेड, इसलिए प्लेटू जो है एज ए फेलियर हमने उसे नहीं बोला गया है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. In Sign framework, professional to evaluate every career option based on how well it allowed them to balance family commitment and personal hobby work schedule has the primary anchor. तो आपको पता है कौन सी है, लाइफ स्टाइल है। उन्होंने बोला ना कि जो हमारा इवेल्यूट करता है अपनी बैलेंस फैमिली में जहां बना के रखता है, वो हमारा लाइफ स्टाइल करियर एंकर है। लाइफ स्टाइल करियर एंकर डिस्क्राइब इंडिविजुअल who look the integrate their personal life, family need, professional career into the balance whole rather than the letting job dominating their lifestyle. Then come to the question number 12. Question number 12 क्या है, deliberate sequential mapping of specific lateral transfer, vertical promotion and cross functional project role that organization plan out the talent asset is known as the, तो आपको पता है ये क्या कहलाती है, करियर पाथिंग कहलाती है। एक सीक्वेंशियल मैपिंग दे दी ना आपको एक लेटरल ट्रांसफर में, वर्टिकल प्रमोशन एंड लेटरल ट्रांसफर एंड क्रॉस फंक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको टैलेंट एसिड को क्या बोलेंगे, करियर पाथिंग बोलते हैं। तो करियर पाथिंग क्या होती है, स्ट्रक्चरल लाइन होती है कि यस पहले आप यहाँ जाओगे, फिर आप ऐसे, फिर आप ऐसे। ठीक है, और करियर प्लानिंग होती है पर्सनल प्रोसेस वे इंडिविजुअल सेट दे। करियर प्लान होगी जब मैं खुद ही अपना करियर को सेट कर रही हूँ, इंडिविजुअल अपना सेट करता है। करियर पाथिंग जो आपकी सीक्वेंसी प्रोग्रेशन कर दी है, ऑर्गेनाइजेशन ने करी है वो। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. एन एग्जीक्यूटिव वैल्यू लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी, highly predictable cooperative retirement benefit and stable permanent employee over the fast promotion or high risk equity incentive. What is the career anchor? उन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी वो है हमारी कि जिसमें लोग सिक्योर होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, कॉर्पोरेट रिटायरमेंट बेनिफिट, तो वो कौन सी होगी, सिक्योर, कि वो नहीं चाहिए कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और मैं तो अपनी लाइफ स्टेबल जीना चाहता हूँ। तो आपको पता है सिक्वेस्टिवली एंकर हो गए, प्रायोरिटाइज सेफ्टी, प्रेडिक्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट गारंटी, दे वैल्यू स्टेडी बेनिफिट, रिलायबल प्रोफेशनल फ्यूचर अबव ऑल द else. Then come to the question number 40. Which specialized career pathing architecture allow an engineer to scientist to advance high-paying, prestigious tier within the organization without force them to transition into the administrative management track? Yes, ये होती है हमारी dual career ladder system, मतलब हम उसको सारी फैसिलिटी देते हैं, टू पैरेलल एडवांसमेंट ट्रैक है करता है। ठीक है, मैनेजर ट्रैक एंड टेक्निकल प्रोफेशनल ट्रैक। जिस अलावा टॉप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उसे क्या करता है कि टॉप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को अर्न सीनियर टाइटल एंड हाई कंपनसेशन विदाउट मूविंग मैनेज, उसे मैनेजमेंट रोल में जाने की जरूरत नहीं है, उसी के बेसिस पर उसे हाई पे रोल दे देगा, मतलब हाई पे कर देगा, उसको हाई कंपनसेशन देगा बिना किसी मैनेजमेंट रोल में जाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, वो अपना टेक्निकल भी देख रहा है, मैनेजर भी देख रहा है, लेकिन उसको कोई भी पोजीशन ऑफिशियली कोई पोजीशन नहीं मिली है, तो इसे ड्यूअल करियर लेड सिस्टम बोलते हैं। देन इन अ करियर डेवलपमेंट मैट्रिक्स
is an invisible artificial structure barrier construct an organization by that prevent qualified women or minority professional for advance into C-suite executive role। मतलब जो टॉप रूल है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, हमारी ग्लास सीलिंग होती है। क्योंकि ग्लास सीलिंग क्या होता है कि जो टॉप अथॉरिटी, जो टॉप पोजीशन होती है, उसमें वुमेन या माइनॉरिटी को जाने के लिए एक इनविजिबल, एक ऐसा बैरियर्स है कि वो लोग नहीं जा सकते, ठीक है। देन ग्लास सीलिंग क्या होता है, वेल डॉक्यूमेंट कंसेप्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन सोशलिटी होती है। ये अनस्पोकन अनइंस्टीट्यूशनल वाइस होता है जो ब्लॉक करता है टैलेंट को सीनियर एजुकेटेड लीडरशिप पोजीशन पर पहुंचने। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू Sen, the individual who is driven by overreaching desire to build or create something entirely their own is willing to take major financial risk, value ownership above all process with anchor। तो आपको पता कौन से होते हैं, एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी होते हैं, जो अपना सारा कुछ अपना खुद ही स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना फाइनेंशियल रिस्क लेना चाहते हैं। तो एंकर अप्लाई टू इंडिविजुअल who need to launch new venture, design new product, build business that they own, they value personal creation, autonomy over the corporate sector। Then come to the question number 17. An employee reached their late 40s and experienced a period of instant re-evolution, questioning their past career choices, facing performance stagnation, deciding whether chance field to entirely this represent क्या कहलाता है। तो आपको पता है ये हमारा कहलाएगा मिड करियर क्राइसिस ट्रांजिशन, ठीक है। क्योंकि आप कहाँ लेट 40s में हो, मिड करियर ट्रांजिशन क्या होता है, साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन करते हैं अपने आप को, कि वे इंडिविजुअल एक गैप देखता है कि अर्ली करियर ड्रीम्स में और एक्चुअल उसने क्या अचीव किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये परफॉर्मेंस स्टैग्नेशन, ये सारी चीजें को होल्ड मतलब फेस करता है। तो ये हमारा मिड करियर क्राइसिस है। Then to question number 18. A professional choose role exclusively based on how they can leverage their corporate work to address social inequality, improve environment, sustainability or advance to charity cause. What is that anchor? तो ये कौन से हमारे सर्विस डेडिकेटेड है, क्योंकि वो क्या देख रहा है, वो देखता है कि किस तरीके से सोशल इनक्वलिटी हो रही है, वो इस पर काम कर रहा है, हमें इन्वायरमेंट सस्टेन कैसे करके रखना है, ठीक है। तो ये सर्विस डेडिकेशन कॉज एंकर डिफाइन द इंडिविजुअल वुड लुक टू अलाइन देयर डेली वर्क विद द कोर वैल्यू हेल्पिंग अदर। तो ये हमारा क्या होगा, सर्विस डेडिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट कोर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आपका है सेपरेट करियर प्लानिंग फ्रॉम द सक्सेशन प्लानिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टैलेंट आर्किटेक्चर। तो आपको पता है कि अगर आपको पता हो तो करियर प्लानिंग क्या करता है, इंडिविजुअल पर्सनल गोल पर फोकस करता है, बल्कि सक्सेशन प्लानिंग किस वक्त करता है, वो फोकस करता है आइडेंटिफाई इंटरनल बैकअप फॉर क्रिटिकल लीडरशिप। सक्सेशन प्लानिंग होगा कि आप अगर ये टॉप अथॉरिटी टॉप परफॉर्मर बच्चा है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया तो अब इसकी जगह कौन लेगा, वो होती है सक्सेशन प्लानिंग। तो योर आंसर शुड बी बी, ठीक है। करियर इंडिविजुअल सेंट्रिक प्रोसेस वेयर द वर्क चार्ट आउट देयर पर्सनल ग्रोथ गोल, सक्सेशन प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक स्टडी डिजाइन टू प्रोटेक्ट ऑपरेशन कंटिन्यूटी बाय द आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयरिंग इंटरनल बैकअप फॉर द की लीडरशिप। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 20. When an organization assists downsizing or retiring employee by providing a resume workforce, career counseling, job placement support with the external firm, this fringe service is known as। तो आपको पता है ये आउट प्लेसमेंट कहलाती है, क्योंकि आउट प्लेसमेंट क्या होता है, जब आप किसी इंप्लॉय को निकालते हो तो उसको ना हेल्प करते हो कि उसको दूसरी जॉब दिलवाने में, ठीक है। उसका रिस्ट्रक्चर करोगे, उसका रिज्यूमे बनाओगे, जिससे वो इजीली दूसरी जगह अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को पा सके। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑपरेशनल एचआर ग्रीवियंस एंड टर्नओवर मैट्रिक्स। इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो अब आते हैं हम एन एचआर एनालिस्ट कैलकुलेट लेबर टर्नओवर बाय एडिंग अ टोटल सेपरेशन टोटल रिप्लेसमेंट टुगेदर डिवाइडिंग सम ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर पेरोल मल्टीप्लाई बाय 100 व्हिच मेथड इज यूज्ड। तो आपको पता है फ्लक्स मेथड होता है कि एचआर एनालिस्ट क्या कैलकुलेट कर रहा है, लेबर टर्नओवर कर रहा है, किसके थ्रू, कि उसमें टोटल सेपरेशन कितना हुआ, टोटल रिप्लेस कितना के मतलब अलग कितने हुए, रिप्लेस कितने हुए, डिवाइड बाई कितने हमारे नंबर ऑफ वर्कर है। तो फ्लेक्स मेथड होता है जिसे हम टोटल चंस बाई मूवमेंट ऑफ पर्सनल करते हैं, सेपरेट प्लस असेशन बाई रिप्लेसमेंट, ठीक है, एंड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। सेपरेशन रिप्लेसमेंट मेथड ट्रेक ओनली देयर रिस्पेक्टिव सिंगल वेरिएबल। जो सेपरेशन रिप्लेसमेंट मेथड था वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल को देखता था, लेकिन फ्लेक्स मेथड है वो सारी चीजों को एक जगह पे देखता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. When calculating labor turnover using the standard replacement methods, the formula strictly count which variable। अगर हम replacement method देखते हैं तो formula क्या count करता है, तो replacement क्या count करता है, number of work recruit specifically to fill vacancy caused by separation। वो आपको क्या देगा, replacement method किस पर फोकस करेगा कि कितने आपने वर्कर हायर करे और कितने ने रिप्लेस किया जो छोड़ के चले, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रेश एडिशन हायर फॉर एक्सपेंशन ग्रोथ ऑफ प्रोजेक्ट।
मतलब जो आपने ओनली ऑन वर्क हायर टू रिप्लेस दोज हु लेफ्ट। रिप्लेसमेंट मेथड इसी पे फोकस करता है कि जो जो छोड़ के चले गए ना उनके लिए हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या एक फ्रेश एडिशन है, ठीक है, इसमें आप फ्रेश ब्लड को ले रहे हो, फ्रेश माइंड को ले रहे हो। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। डॉगलस मैकग्रगर formulate the hot stop rule to serve an objective blueprint or executing workplace disciplinary action which of following not is the 4 core principle। इनमें से कौन सा 4 core principle नहीं है। देखो एडवांस वार्निंग हम देते हैं, हॉट स्टॉप रूल अगर आपने पढ़ा हुआ, एडवांस वार्निंग भी देते हैं, इमीडिएट रिट्रीब्यूशन भी देते हैं, इम्पर्सनलिटी मतलब आपको इस इंसान से ग्लज नहीं होना चाहिए, उसके काम के बेसिस पर करना है। देन सब्जेक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो आपको पता है 4 प्रिंसिपल क्या होते हैं। बर्न इमीडिएटली, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे तुरंत बंद करो जिससे उसे एहसास हो, ठीक है ना। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे बर्न इमीडिएटली। देन उसके बाद उसको प्रोवाइड वार्निंग, एडवांस वार्निंग दो। देन एक्ट कंसिस्ट, अगर वो बार बार कर रहा है तो देन बर्न एनीवन हु टच द रिकॉर्ड, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको बंद कर दो जिससे उसे लगेगा अगर ये ऐसा कर रहा है तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। देन लास्ट है इससे कोई मतलब नहीं है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। Then come to the question number 4. Under the classic model grievance procedure established by Code of Discipline in India, what is the maximum standard time frame allowed to supervisor to answer a work to initial grievance? तो आपको पता 48 आवर्स के अंदर उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। कोड ऑफ डिसिप्लिन में मैक्सिमम फ्रेम सुपरवाइजर, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपनी सुपरवाइजर से कह रही हूँ तो विद इन 48 आवर उससे मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं देगा तो फिर मैं नेक्स्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट चली जाऊंगी, ठीक है। तो ग्रीवेंस वर्कर फर्स्ट प्रेजेंट ग्रीवेंस वर्बली, देन डेजिग्नेटेड सुपरवाइजर who must record communicate answer within the 48 hours. Then come to the question number 5. If a worker unsatisfied with their supervisor answer under the model grievance procedure, they appeal the head of department who must provide the decision within the how many day। तो आपको पता है उसका भी 3 दिन के अंदर, अगर सपोज मैं सुपरवाइजर को मैंने अपनी ग्रीच बताई, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुई मैं उसका आंसर से, तो 3 दिन के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी रिस्पॉन्स दे देना चाहिए। तो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव किसको दे रहा है, ग्रीवेंस राइटिंग में दे रहा है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, जो 3 दिन का टाइम लेगा उसको रिस्पॉन्स करने में है, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन absenteeism for the statistical dashboard tracking according to standard ILO convention। the absenteeism rate is calculated as the ratio। तो अब आप ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक absenteeism डिफाइन किया है कि अगर आपको स्टैटिकल ट्रैक देखना है तो absenteeism देखो, तो वो कौन से किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करते हैं absenteeism रेट को। तो टोटल डे लॉस टू स्ट्राइक बाई टोटल शेड्यूल वर्किंग डे, नो ऐसा नहीं होता। ये है टोटल मेन शिफ्ट लॉस ड्यू टू द अनशेड्यूल एब्सेंस, टोटल मेन शिफ्ट की लॉस हुई क्योंकि वो अनशेड्यूल एब्सेंस है, कोई उनका प्री डिफाइन नहीं था, बाय टोटल मेन शिफ्ट शेड्यूल टू द वर्क। तो एब्सेंटिंग का मतलब ही होता है कि अनशेड्यूल वर्कर एब्सेंस हो रहे हैं अगेंस्ट द टोटल प्लांट कैपेसिटी। पहले हमने ये देखा कि इतने लोग आएंगे लेकिन उन्होंने कोई शेड्यूल नहीं किया, वो ऐसे एब्सेंट हो गए, तो फॉर्मूला क्या हुआ, मेन शिफ्ट लॉस बाय टोटल मेन शिफ्ट शेड्यूल इनटू 100, ठीक है। इसमें हमारी लीव वगैरह ऐड नहीं होती। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। When the company executed remedial transfer for an employee, what is the primary operational intent driving a internal mobility decision? तो आपको पता है कि ये क्या है, कंपनी ने क्या एक रिमीडियल ट्रांसफर रखा एम्प्लॉय के लिए, तो प्राइमरी इसका इंटेंट क्या है इंटरनल मोबिलिटी डिसीजन का। क्यों, इसका इंटेंट ये है कि टू रेक्टिफाई द पुअर इनिशियल प्लेसमेंट डिसीजन बाय मूविंग द एम्प्लॉय टू रोल टू मैच द, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने उसको आइडेंटिफाई कर दिया ना कि हमने एक गलत जगह पे इसका प्लेसमेंट किया है, देन बाद में क्या करते हो उसके मैच के हिसाब से मूव करने के लिए हम इंटर मोबिलिटी डिसीजन लेते हो। रिमेडियल ट्रांसफर करेक्ट करता है इनिशियल प्लेसमेंट मिस्टेक, आपने गलती से कोई गलत पोजीशन हाई कर ली, फिर आपने उसको बाद में उसको देखा कि ये इस जॉब के लिए बेटर है, देन आप उसको उस उधर शिफ्ट कर दिए। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंप्रूव रहेगी एंड लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। एन इंडस्ट्री प्लांट रीअसाइन द ग्रुप ऑपरेट to parallel unit because their current assembly line has experienced a sudden drop in raw material availability। this form of transfer क्या होता है, तो ये कहलाता है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर क्या होता है कि ले ऑफ से बचाने के लिए शॉर्टेज हो गई तो आपने क्या किया, जो सरप्लस वर्कर है वो आपने कहीं और भेज दिए गए, ठीक है। तो आपने क्या किया, करंट असेंबली लाइन हैज एक्सपीरियंस्ड सडन ड्रॉप रॉ मटेरियल, तो आपने क्या किया, इंडस्ट्री प्लांट रीअसाइन अ ग्रुप, दोबारा से ग्रुप में डिवाइड कर दिया जिससे कि आपको ले ऑफ ना फेस करना पड़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। प्रमोशन पॉलिसी बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन सीनियरिटी प्रिंसिपल कंप्लीटली एलिमिनेट फेवरेटिज्म एंड हाईली फेवरेड बाय ट्रेड यूनियन।
Then seniority is the completely objective quantifiable metric that value loyalty, prevent arbitrary manager choice. तो ये करेक्ट है कि जो हमारी प्रमोशन जो पॉलिसी है वो किसके बेसिस पे, सीनियरिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे, जो कि हमारा फेवरेटिज्म और हाईली फेवर बाई ट्रेड यूनियन को करता है। तो यूनियन फेवर किसको करती है, सीनियरिटी को, बिकॉज इट ऑब्जेक्ट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। इसमें कोई आप अगर कोई 5 साल से काम कर रहा है, अगर जितने लोग 5 साल से काम कर रहे हैं सबको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। आउटलाइन वाई इट इज एलिमिनेट मैनेजमेंट वाइज, बिकॉज इट फंक्शन है करेक्ट आपका सीनियरिटी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, क्वांटिफाइबल है और प्रिवेंट आर्बिट्रेरी मैनेजमेंट चॉइस को रिमूव करती है। तो योर आंसर इज द ए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. What major systematic hazards occur when an organization based promotion entirely on merit principle without using objective validance and standards? तो कौन सा है कि कौन सा मेजर सिस्टमेटिक हजार्ड्स है जब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, किसके बेसिस पे प्रमोशन करती है, एंटायरली ऑन मेरिट प्रिंसिपल के बेसिस पे करती है। तो कौन सा है हमारा, रिस्क ऑफ मैनेजर बाइसिस है, क्योंकि आपको पता है जब मेरिट प्रमोट करती है हाई प्रमोशंस पे तो कहीं ना कहीं इसमें सब्जेक्टिविटी फ्लो रह जाती है, कमी रह जाती है, कोई क्लियर नहीं होता, कोई वैलिडेट असेसमेंट टूल नहीं होता, कोई मेरिट बेस्ड प्रमोशन कैन ओपन द डोर टू फेवरेटिज्म एंड बाइस। तो ये कहीं ना कहीं जो मेरिट आप करते हो वो किसके बेसिस पे, आपका फेवरेटिज्म कैसा है उसके बेसिस पे आप उससे प्रमोट कर देते हो। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, रिस्क ऑफ मैनेजिंग बाइस, फेवरेटिंग, सब्जेक्ट इवोल्यूशन, डैमेजिंग वर्कफोर्स, कहीं ना मोरल को, तो आपको लगता है कि इसने इसको प्रमोट कर दिया, मुझे नहीं किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वो वर्कफोर्स मोरल डाउन होता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. द फॉर्मल रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय रैंक, परफॉर्मेंस स्टेटस, salary tier, administrative responsibility due to the severe misconduct and capability failure of non. अगर सपोज करो कोई इंसान उसकी जो परफॉर्मेंस, उसका जो रिडक्शन कर दिया एम्प्लॉय की रैंक को, उसकी परफॉर्मेंस स्टेटस को, उसकी सैलरी टायर को, क्यों, क्योंकि उसने उसकी जो कैपेबिलिटी नहीं है वो काम को ढंग से कर नहीं पा रहा। तो योर आंसर शुड बी अ बी, डिमोशन बोलते हैं। जैसे आप पहले अच्छी पोजीशन पे काम, पहले आप सीनियर एचआर थे लेकिन आप सीनियर एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पा रहे तो आपको जूनियर एचआर बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा, डिमोशन कहलाएगा। डिमोशन क्या होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट इन स्टेटस एंड पे। सीरियस डिसिप्लिनरी टूर होता है, करेक्टिव मेजर, क्योंकि आप अपनी परफॉर्मेंस जो आपने फेलियर करी है उसको करेक्ट करने के लिए हम करते हैं। Then come to the question number 12. A worker filed a formal complaint stating their immediate supervisor intentionally assigning them unfair night shift. According to TechSmart HR terminology, the issue transition from dissatisfaction to a formal grievance. उन्होंने बोला कि एक वर्कर फाइल ने एक फॉर्मल कंप्लेंट दी है, उन्होंने बोला कि जो इमीडिएट जो सुपरवाइजर है ना वो अनफेयर नाइट शिफ्ट करवा रहा है, ठीक है। तो इशू जो ट्रांजिशन हुआ डिससेटिस्फेक्शन टू द फॉर्मल ग्रीवेंस, तो ये क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है आपका बी, तो इसको क्या करना चाहिए, द कंप्लेंट फॉर्मली ब्रॉट द मैनेजमेंट अटेंशन राइटिंग अंडर द स्ट्रक्चर प्रोसीजर। यस, तो ये जो आप करोगे तो आप क्या करोगे, राइटिंग प्रोसीजर में उसको कंप्लीटली लिखोगे, ठीक है। तो अनवॉइस्ड कंप्लेंट जस्ट डिससेटिस्फेक्शन है और ग्रीवेंस इज मेकिंग, ठीक है। अगर आपका अनवॉइस है, ठीक है, तो अगर आपने जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको लगा कि मुझे ये जबरदस्ती करवा रहा है, ठीक है, तो आपको डिससेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन जब आप राइटिंग फॉर्म में दोगे देन ये ग्रीवेंस हो जाएगा, ओके। विच टाइप ऑफ इंटरनल एम्प्लॉय ट्रांसफर एग्जीक्यूटिव स्पेशली टू रिप्लेस द लॉन्ग टर्म, मतलब कौन सा इस तरह का एम्प्लॉय ट्रांसफर है जहां आप लॉन्ग टर्म सीनियर वर्कर को रिप्लेस करते हो न्यू हायर पेरोल कॉस्ट पे, शिफ्ट स्किल रिक्वायरमेंट पे, ठीक है, और क्योंकि उन्हें लगता है सीनियर इस स्किल का काम नहीं कर पाएगा तो आप जूनियर को कर देते हो, तो ये कहलाता है हमारा रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। क्योंकि रिप्लेसमेंट ट्रांसफर क्या होता है, रिटेन लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय जो हैं उन्हें क्या करोगे, ऑनलाइन मूविंग देम टू द पैरेलल रोल, उनको दे देंगे और फिलिंग उनकी ओरिजिनल सीट को न्यू हायरिंग ड्यूरिंग द रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू कर देंगे। तो योर आंसर इज द रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। Then come to the question number 14. Open door policy, grievance handling function in the structure, assumption that any employee can walk directly into top executive office to voice complaint. What is the main limitation? ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है, कोई भी आके अपनी कंप्लेंट को शो कर सकता है, ठीक है, यही होती है। देन इट रिक्वायर द एक्सटेंसिव प्रोसेसिव बजट, नो एम्प्लॉय ऑफन फियर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय को डर लगता है, बाईपासिंग देयर इमीडिएट सुपरवाइजर, टॉप मैनेजमेंट में लेकर स्पेसिफिक लोकल ऑपरेशन कंटेक्स्ट, तो कहीं ना कहीं इसकी मेन लिमिटेशन है। ओपन डोर है कि कोई भी आया अपनी कंप्लेंट लिख दी तो कहीं ना कहीं फिर भी एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि वो अपने जो इमीडिएट सुपरवाइजर है तो उसका बाईपास ना कर, टॉप मैनेजमेंट के पास स्पेसिफिक लोकल ऑपरेशन ना हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो ओपन डोर पॉलिसी क्या है, पेपर पे ही अच्छी लगती है। फेल वर्कर फियर रिटेलिएशन, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने इमीडिएट सुपरवाइजर की चेन ऑफ कमांड के किसी दूसरे से जाके अपनी प्रॉब्लम कही तो कहीं ना कहीं उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको सुपरवाइजर ही उसे हैंडल करता है। तो इट कैन ऑल्सो बर्डन टॉप लीडर
विथ माइनर डेली इशू, और कहीं ना कहीं ये बर्डन भी आ जाता है कि टॉप जो लीडर है वो सिर्फ माइनर डेली इशू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है लिमिटेशन। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। एन इंडस्ट्री रिलेशन को इकोसिस्टम कोड ऑफ डिसिप्लिन फाउंडेशन ऑफ मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर फॉर्मली रेटिफाइड। आपको पता है 1958 में आया था कोड ऑफ डिसिप्लिन, जो कि हमारा वॉलंटरी स्टैंडर्ड है इंडस्ट्रियल पीस के लिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। NHR मैनेजर कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर इंडेक्स इन द फॉर्म एवरेज वर्कफोर्स ऑफ 1000 एम्प्लॉय 50 वर्कर लेफ्ट, ठीक है। आपके क्या हुआ, 50 वर्कर लेफ्ट कर गए कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट इज द सेपरेशन रेट। सेपरेशन क्या होगी, 5% होगी। कैसे, कि देखो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सेपरेशन बाई एवरेज नंबर, ठीक है, इंटू 100। तो नंबर ऑफ सेपरेट क्या है कि आपने देखा 50 वर्कर उस कंपनी को छोड़ गए, देन बाई 100 इंटू देन बाई 1000 कितने हमारे टोटल वर्कफोर्स थी, एवरेज की 1000 थी इंटू 100, तो 5% आई आपकी सेपरेशन। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। विच टाइप ऑफ ट्रांसफर इज एग्जीक्यूट टू मूव इन एम्प्लॉय अक्रॉस द डिफरेंट शिफ्ट और वर्क आवर विदाउट द अल्टरिंग देयर फेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पे टाइम, पे आपका टायर। तो ये कौन सा है, ये होता है शिफ्ट एंड रोटेशन ट्रांसफर। आपकी क्या है, आपकी डिफरेंट शिफ्ट में आपको दिया जा रहा है लेकिन आपकी कोई बेस रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं करी है। तो आपको पता है शिफ्ट और रोटेशन ट्रांसफर क्या होता है, ऑपरेशन रोटेशन होता है, डे इवनिंग नाइट शेड्यूल टू मेंटेन फेयर शिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू सपोर्ट कंटिन्यूअस फैक्ट्री प्रोडक्शन। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। इफ अ grievance remain completely unresolved even after processing through the grievance redressal committee under the model of procedure, what is the finally voluntary step recommended। तो क्या है हमारा वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। अगर आपको लग रहा है कि आपका ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हुआ तो आप कहाँ जा सकते हो, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन जा सकते हो। जब आपका इंटरनल प्रोसीजर फेल हो जाता है तो मॉडल प्रोसीजर रिकमेंडेड करता है कि मैनेजमेंट यूनियन एग्री हो डिस्प्यूट म्यूचुअली एक्सेप्टेड बाय वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। An employee is promoted to a higher rank but failed to perform adequately in new role during their probationary period, causing management to return them to original position। तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारा रिवर्सन कहलाएगा कि एम्प्लॉय ने क्या किया, उसे प्रमोट तो किया हाई पोजीशन पे लेकिन वो अच्छे से अपने रोल को नहीं निभा पा रहा, तो जिससे वो फिर से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेगा। देखो अगर डाउन किया तो डिमोशन है, लेकिन जो अभी उसे प्रमोट किया जस्ट उसको लगा कि अच्छे से नहीं कर रहा, देन उसे वो कर दिया, उसे रिवर्सन कहते हैं। तो रिवर्सन रिटर्न क्या होता है, प्रीवियस रैंक पर दे दिया क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से मीट कर। देन अब हमारा HRM PYQ मैराथन आज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई टॉपिक चाहते हो HRM मॉडल करवाना या कुछ भी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, कम से कम 500 तो करिए इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच।